हे एवरीवन, टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ऋषिता, जिन्होंने क्लास 12th ह्यूमैनिटीज में 97.6% स्कोर करे हैं और पूरा अपना एक्सपीरियंस वो आज की इस वीडियो में शेयर करेंगी। बहुत ही स्पॉन्टेनियस और नेचुरल ये इंटरव्यू होने वाला है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ वो आपसे रिलेटेड हैं। तो अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या फिर CUT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। सीधा इस इंटरव्यू को चालू करते हैं। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है ऋषिता। सबसे पहले थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। ऋषिता ने क्लास 12th में स्कोर करे हैं 97.6% और आज मैं ऋषिता से पूरे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं आपके प्रिपरेशन रिलेटेड। क्लास 11, 12th, CUT सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं क्वेश्चंस पूछूं, ऋषिता फिर से थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे बच्चों को कि आप किस शहर से हैं, कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई करी, और एक बार अपने परसेंटेज भी फिर से बता दीजिए। Okay, so hi everyone, my name is Rishita and I actually scored 97.6% in my 12th board exams. I did it from humanities stream from Panipat, Haryana. And before starting this interview, I really want to appreciate the post Guru Bhaiya for actually giving me this wonderful opportunity. Thank you so much. ऋषिता, तो जैसा मैंने आपको बताया, आज मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। बिल्कुल हम स्टार्टिंग से चालू करेंगे। पहले मैं क्या करता था इंटरव्यूज़ में, बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे वह पूछता था, लेकिन अब मैंने डिसाइड करा है कि पूरी जर्नी हम आपकी देखेंगे कि आपने 11th में क्या किया, फिर 12th में कैसे आपने अपनी मिस्टेक्स को ठीक किया और आखिरी में CUT में आपने क्या किया। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है कि आपने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ही क्यों सिलेक्ट करी, क्या रीज़न था इसके पीछे? Okay, so जब हम कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करता है, राइट, हम अपना इंटरेस्ट देखता है, पर मैंने अपनी कैपेबिलिटी देखी। लाइक आई वाज मोर ड्रोन टुवर्ड्स आर्ट सब्जेक्ट। मैं उस पर ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर पाती थी। इवन तो मुझे आर्किटेक्चर करना था, बट आई स्टिल गेव अप ऑन दिस आइडिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मेरे ज़्यादा अच्छे थे। एंड जो क्यूरियोसिटी थी मेरी, इट वॉज मोर रिगार्डिंग हमारा जो हिस्ट्री रहा है एंड जो हमारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स रहा है, सो इसकी टवर्ड्स थी। दैट इज़ वाई उस चीज़ के लिए, in order to do great things for long term, उसके लिए मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। मतलब पहले ही पॉइंट बहुत अच्छा है कि इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी देखना पड़ेंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में जाके मैसेज करते हैं कि उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया क्योंकि बस उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था सोशल साइंस में, लेकिन बाद में अब उन्हें दिक्कतें आ रही। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी देखना पड़ेंगी और फिर इंटरेस्ट, दोनों जहाँ पर मैच हो रहा है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और ऋषिता, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 11th रिलेटेड है कि आपकी 11th क्लास कैसी थी, क्या एक्सपीरियंस था आपका? आपने बहुत मस्ती करी, बहुत पढ़ाई करी, नए दोस्त बनाए, आप सेम स्कूल में थी 10th में, 11th में, या स्कूल आपने चेंज करा? सारी चीज़ें बताइए। सेम स्कूल तो सेम था, पर सेक्शन के अंदर जो बच्चे थे पुराने सेक्शन से, वो खोए भी नहीं थे। तो आई हैड अ हार्ड टाइम टू मेक फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स। एंड मैंने स्टार्ट में इतना ढंग से पढ़ाई नहीं करी। एंड जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे इंटरनेशनल हिस्ट्री है। सो वो जो नेम्स है वो बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर है, जैसे रोमन एम्पायर, सेंट अगस्टाइन। एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो सब थ्योरी है, एवरीथिंग इज थ्योरेटिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से लेकर इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म। सो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ टाइम रहा एंड मैंने इतना सीरियस भी नहीं लिया, बट एग्जाम्स के पहले मैंने रियलाइज करा कि प्रेशराइज हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पीरियड मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी शुरू करी कि अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज समथिंग कि जिसको सही में टाइम देना पड़ेगा। और ऋषिता, आपका 10th में क्या परसेंटेज था? 90.4। 94 पॉइंट था। और इससे पहले आप हमेशा से अच्छा स्कोर कर रही हैं या फिर पहले बहुत कम था फिर आपने उसको बढ़ाया, क्या सीन था पीछे का पूरा? पीछे कम ही था। लाइक जो ये 12th क्लास थी, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ाई इसी साल करी है, इसी साल से शुरू करी है। हाँ जी, क्योंकि मेंटल स्ट्रगल्स एंड फैमिली स्ट्रगल्स हमेशा से एक पार्ट है लाइफ के। सो उसमें पढ़ाई को फोकस करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो जब चीज़ें स्मूथ होती हैं, यू आर फाइनली एबल टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़। जब सब कुछ स्मूथली चलता है, तो पहले इतना नहीं था स्टेबिलिटी, तो अब है। एंड इसलिए मेरे स्कोर पहले इतना नहीं आता था, क्योंकि वो भी चीज़ें हैं लाइफ की, ये भी है, बट इसमें थोड़ा फिर हो जाता है ऊपर नीचे। एंड बस यही था, पहले इतना अच्छा स्कोर्स नहीं आता था मेरा। ठीक है, एक सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर लाइफ में सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो फिर आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो या फिर आपका कितना भी मन हो, आप नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो आपका इंटरव्यू में जो भी आप आंसर्स देंगी, उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि
हम कैसे मतलब स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, तो लाइक हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे हम डिफिकल्टीज को पार करके एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ऋषिता, फिर 11th की आपकी जर्नी चल रही थी, आपने कहा कि स्टार्टिंग में आपने इतना फोकस नहीं करा, धीरे धीरे आपने करा, 11th आपको इतना आसान भी स्टार्टिंग में नहीं लगा। तो फिर जब आप 12th में आई, नया नया आपने 12th में जब चालू करा अपना क्लासेस, तो कुछ आपके माइंड में था कि ये गलती मुझसे हो गई है 11th में, जिन्हें मुझे 12th में बिल्कुल भी नहीं करना है? एक्चुअली मैंने क्लैट के लिए एनरोल कर लिया था, लो एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एंड दिस वाज अ वेरी बिग फेलियर क्योंकि आई रियलाइज कि ये मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आई वाज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट, एंड मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी फिर। सो इवेंचुअली ये डिसाइड करा गया कि ये आइडिया छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ बेटर कि हम टाइम वेस्ट ना करें। अगर हमें पहले ही पता लग गया कि ये इट इज़ नॉट समथिंग फॉर मी, तो उसको गिव अप करना उस टाइम इट इज़ ओके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैंने उस टाइम क्लैट पे गिव अप नहीं करा, आई वॉन्ट बी एबल टू कंसंट्रेट एट ऑल 12th के ऊपर। सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप उस टाइम जो मैंने लिया। एंड जो हार्ड वर्क मैंने क्लैट में यूज़ कर रखा था, लाइक इतने टाइम तक पढ़ना, वो इवेंचुअली एफर्टलेसली 12th के अंदर यूज़ हो गया। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट कर लेते हैं ना पहले, तो जिसमें हमारा सही में इंटरेस्ट होता है, दैट स्टार्ट्स टू बिकम वेरी वेरी ईजियर टू डू। सो मैं पढ़ती रहती थी एफर्टलेसली, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, बस मैं घोल रही थी चीज़ों को। लाइक एवरीथिंग वाज बिकमिंग वेरी वेरी इजी फॉर मी। सो एज सच 11 से मैंने लेकिन ये सीखा था कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, स्टार्टिंग से चीज़ों पर फोकस करना है। स्टार्टिंग से फोकस करना है। दो कितने इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर ऋषिता ने शेयर करे। नंबर 1, कई बार गिव अप करना सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। बहुत सारे लोग मतलब मैं बहुत बोल रहा हूँ तो सच में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एक ड्रीम बना लेते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, भले ही फिर आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं, पर लगे हैं सालों साल से लगे हुए, बस ये सोचकर कि यार मतलब क्विट करना एक बहुत बेकार चीज़ होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ पर गिव अप करना सबसे बेस्ट डिसीजन है। और दूसरा इतना इंपॉर्टेंट लेसन है कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। लाइक इन्होंने मेहनत करी तो वो आगे इनको हेल्प करी। और ऋषिता, आपने जैसे बताया, तो अब मैं जानना चाहूंगा कि 12th में आपने बोला कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, तो 12th में आपने सीरियसली पढ़ाई कब चालू करी? लाइक आपने स्टार्टिंग से ही कर ली थी या फिर आपने थोड़ा टाइम लिया? अगस्त, जब क्लैट का खत्म, और वो जुलाई का पीरियड था, देन मैंने एक महीना कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब एकदम होता ना, डीमोटिवेशन आ गया था बहुत ज्यादा कि मेरे बस का कुछ नहीं है। तो आई गेव माई सेल्फ सम टाइम कि टाइम लो अच्छे से एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ कि व्हाट डू यू थिंक। बट जब बहुत ज्यादा गैप आ जाता है ना पढ़ाई में, देन योर ब्रेन स्टार्ट्स टू क्रेव कि उसको पढ़ना है, उसको एनालिटिकल रीजनिंग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, पढ़ना है उसको। इंटरेस्ट डेवलप हो गया था आपका, और इंटरेस्ट ने बहुत हेल्प करी आपको उसमें अच्छा करने में। और ऋषिता, मैंने चैनल पर अभी एक रिसोर्सेज की वीडियो बनाई थी और वहाँ पर मैंने 3 चीज़ों पर फोकस किया था कि आपको एनसीईआरटी का नॉलेज, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनना चाहिए, और आखिरी में आपको पीवाईक्यूज भी पता होना चाहिए कि मतलब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीयूटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करी थी? मतलब आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ करा प्रिपरेशन के लिए? मैंने एनसीईआरटी के अलावा एक भी किताब को हाथ नहीं लगाया। एंड वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो आपकी फसना पक्का है सीरीज, बिफोर द एग्जाम्स फसना पक्का सीरीज, एंड दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऑन दी अदर हैंड सीयूटी से पहले जो एमसीक्यू सीरीज है, मैंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया, सारा होता सारा रिविजन हो गया दोनों चीज़ों से। एंड जो आपके नोट्स हैं टेलीग्राम पर, वो बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ज़्यादा। मैंने बोर्ड्स के पहले से उन्हीं चीज़ों को रेफर करा था, क्योंकि अगर तुम एग्जाम्स के पहले किताब खोल दो तुम इधर उधर हो जाते हो। एंड किताब में 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन नोट्स के अंदर वही होता है जो एक्चुअली में सिग्निफिकेंट है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आई एक्चुअली यूज्ड टू गो टू माय ट्यूशन टीचर। ठीक है, My मतलब mom ट्यूशन क्लासेस भी ली थी आपने? Yes, actually, the tuition was for more like social interaction because I was very, very socially isolated. So my mom wanted me to finally start to interact with people so that I can finally be mentally prepared as well. बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस साल का दूसरा आई गेस इंटरव्यू है, और दोनों टॉपर्स ने एक ही चीज़ बोली है कि लिमिटेड रिसोर्सेस और वही करो जो इंपॉर्टेंट है। लाइक एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने नोटिस करा दोनों टॉपर्स ने यहाँ पर स्मार्ट वर्क की बात करी है। हर इंटरव्यू में यही वो बोला है कि आखिरी में अब एनसीईआरटी ओपन नहीं करी। मतलब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मुझसे एनसीईआरटी बनती है, और स्मार्ट वर्क करना है। लाइक अगर आपको नोट्स मिल गए हैं या फिर कोई सीरीज आ रही है जो आपको मालूम है कि उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर हो रहा है, तो स्मार्ट वर्क करो। आखिरी में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अब रिविजन करना है तो भी वही कर रहे हैं जैसे उन्हें पढ़ाई स्टार्ट में करी थी। तो ऐसे में दिक्कत क्या होगी, टाइम बहुत लगेगा, इतना टाइम ही आपके पास नहीं रहेगा, फिर आपको बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋषिता, एक क्वेश्चन जो हर बच्चे को जानना है, रूटीन। आप अपना रूटीन बताइए, एक नॉर्मल डे में आपका रूटीन क्या रहता था? लाइक सुबह से लेकर रात तक का रूटीन बताइए आप।
ओके, सो एक दिन पहले ही रात को ही मैं क्या करती थी, जैसे व्हाट्सएप में यू कैन टेक्स्ट योरसेल्फ, उसमें जाकर अपने आप को तुम टेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, मैं दिन को फेजेस करना डिवाइड करती थी। जैसे कि आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड बिफोर हैविंग लंच वी हैव अराउंड 4 to 5 hours। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ टाइम टेबल कि 12 से 1 हिस्ट्री पढ़ना है, 1 से 2 पॉलिटिकल पढ़ना है, दैट बिकम्स वेरी वेरी प्रेशराइजिंग। सो मैं फेजेस में डिवाइड कर देती थी। 4-5 घंटे होते थे आराम से, आई विल अलॉट माई सेल्फ 1 to 2 टॉपिक्स एंड आराम से हो जाते थे उस फेज के अंदर। देन आफ्टर लंच टू इवनिंग, सो ऐसे ऐसे कर करके एट द एंड ऑफ द डे इट फेल्ट लाइक कि पूरा दिन पढ़ाई भी करी है, पूरा दिन सफल भी गया है, एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, एंड जो गोल होता है हमारा दिन का वो भी करेक्टली एकदम अकॉम्प्लिश हो जाता है। और पढ़ाई के अलावा आप क्या करती थी So एक्स्ट्रा? that लाइक आपने was बताया कोचिंग जाती थी आप, और एक्स्ट्रा क्या? I actually love reading books actually. So most of the time क्या होता था, या तो मैं बुक्स पढ़ रही होती थी या फिर वीडियो एडिटिंग आई डू। लाइक मुझे भी याद है मेरी क्लास में जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था तो 21-22 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, और मेरी पूरी 11th में किसी से बात नहीं हुई थी। मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि यार मतलब किसी से बात करता तो मैंने बोला मैम मैं इंट्रोवर्ट हूँ। वैसे ही मैं दूसरे स्कूल में चेंज हुआ था, मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ नहीं था। तो मैंने पुराने स्कूल में नर्सरी से 10th तक पढ़ाई करी थी। अब वहाँ पर हर बच्चे को मैं बचपन से जानता था, तो अपने आप बचपन से जान रहे हो तो आपके दोस्त बनेंगे। अब मैं यहाँ आया तो मेरी बात नहीं होती थी। लंच ब्रेक में मुझे आज भी याद है, मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो हम लोग चले जाते थे बाहर लंच करने, और पूरी क्लास में लंच कर रही। फिर टीचर्स, मेरी बहुत अच्छे टीचर्स थे, वो बार बार बोलते थे कि यार आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट करो, बात करो। बट अब आप इतनी जल्दी से अपना इंट्रोवर्जन तो कभी गायब नहीं होता। वो तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी अगले दिन ही स्विच हो जाए। तो लाइक अगर कोई एक इंट्रोवर्ट भी ये वीडियो देख रहा है तो आपको बताना चाहूँगा, हाँ स्ट्रगल है, बट आप धीरे धीरे उसको ओवरकम कर लोगे। लोगों से बात करो और कुछ कुछ करते रहो, फिर धीरे से आपको समझ में आता है। इतना मुश्किल नहीं हो, पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है। और अगर किस्मत से आपको अच्छे दोस्त मिल जाए एक्सट्रोवर्ट, तो फिर बात ही अलग है। अब जैसे मुझे किस्मत से स्कूल में मिल गए थे 2-3 एक्सट्रोवर्ट दोस्त, वो बदल देते हैं आपको। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो मेरा एक सजेशन तो आपको रहेगा कि कुछ भी करो, बस एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड ढूंढ लो आप। वो आपको बोलते ना अपनी जंगली बना देगा वो आपको आप उसके साथ रहोगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। और ऋषिता, चलिए तो हो गई इंट्रोवर्ट्स की बात। अब आप मुझे बताइए इतने सारे सब्जेक्ट्स आप मैनेज कैसे करती थी? बच्चों को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। दिन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ती थी? जो मेरा मन करता था, आई नेवर बर्डन कि 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। जब करने का मन है, जैसे मैंने सोच लिया कि आज मैंने हिस्ट्री करनी है, बट क्या होता है हिस्ट्री के चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, सो समटाइम्स यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। तो मैं क्या करती थी, मैं पॉलिटिकल का कर लेती थी। इट इज़ बेटर टू डू एनीथिंग रेदर देन डू नथिंग। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जस्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या होपलेस फील नहीं होना, बस अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। सो यूजुअली मैं क्या करती थी, 2 सब्जेक्ट्स तो मेरे को लेकर चलना होता था। एक लैंग्वेज का मैं लेती थी बिकॉज आई हैड हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। एट द एंड जाकर परसेंटेज बहुत ज़्यादा लो हो जाती है अगर लैंग्वेज अच्छे नहीं जाते हैं। तो 1 लैंग्वेज प्लस 1 जो सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, मेरा ये गोल होता था। बट समटाइम्स अगर ये नहीं भी होता पूरा, आई डिड नॉट यूज टू बीट माई सेल्फ अबाउट इट। इट इज़ ऑल राइट, लाइक कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। सही बात है, फ्लेक्सिबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, इन लॉन्ग टर्म स्पेशली फ्लेक्सिबल जितना रहोगे उतना बेटर है। लाइक मैं भी खुद टाइम टेबल बनाया था, मैं टॉपर से ही बात करिए। क्या होता है, लोगों को लगता है कि आपको एक रोबोट की तरह काम करना होगा, कि आपने सोच लिया कि कल आप हिस्ट्री का एक चैप्टर करोगे तो करना ही। ऐसा नहीं है। आप सुबह उठे और आपका मन नहीं हो रहा है हिस्ट्री पढ़ने का, तो ठीक है आप पॉलिटिकल साइंस कर लो, लेकिन ये है कि दिमाग में रखो कि आज मेरा एक चैप्टर हिस्ट्री का नहीं हुआ है, इसको बाद में करना पड़ेगा। बट फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने तो आज तक ऐसा कोई टॉपर नहीं देखा जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ सिचुएशंस तो बदलती ही हैं। आपका मन हुआ कि कल मुझे बहुत पढ़ाई करना है, कल मुझे ये करना है, अब कल आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, या फिर घर में कुछ ऐसा हो गया कि आपका मूड सही नहीं है, तो बहुत सारे लोग फिर वहाँ क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, कि आज का मेरा दिन ही बर्बाद हो गया, फिर रात में वो रिग्रेट करते हैं। तो इससे अच्छा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो कि आज 5 घंटे नहीं हो पाई पढ़ाई, 4 घंटे नहीं हो पाई, तो आधा घंटा ही सही, बट कुछ तो हुआ। तो ये आप याद रखो। और ऋषिता, आप टाइम टेबल वगैरह बनाती थी, कुछ प्री प्लानिंग आप करती थी? लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म काम था आपका? तो जैसे अगर मान लो एग्जाम्स मेरे 2 महीने बाद है, तो मैं उसका टाइम टेबल अभी नहीं बनाऊंगी, पर यूजुअली मैं 14 दिन या फिर 1 हफ्ता पहले बनाती हूँ कि अगर मेरे मान लो 10 चैप्टर्स हैं तो मैं उनको कैसे कैसे अलॉट करूँगी कि मेरे ये कंप्लीट हो जाए, एंड पेपर से पहले बस ये ना लगे कि कुछ नहीं आता। तो टाइम टेबल कोई ऐसा स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं था। आई यूजुअली यूज टू गो विद द फ्लो ऑन पे। हर किसी का अलग है, कोई इम्पल्सिव होता है एंड किसी के लिए प्रायर प्लानिंग ज़्यादा वो रेडी रहती है। मेरे लिए एक दिन रात को प्लानिंग ही काफ़ी सही रहती थी कि रात को एक बार सोच लिया कि क्या करना है,
ताकि सुबह उठ के इधर उधर ना हो जाऊं कि ये करना था, अच्छा क्या करना चाहिए। तो एक जगह पर नोट भी रहता था, मुझे ट्रैक भी रख पाते थे मैं चीज़ों का, एंड प्लानिंग भी हो जाती थी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जब अपने आप को अलॉट कर रहे हो ना चीज़ें कि कल तुम्हें ये करना, तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। वो बहुत सही बात इम्पोर्टेंट है है। कि तुम्हें पता है अगर तुम्हें 2-3 घंटे मिला है, यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम 3 चैप्टर कर लोगे। ठीक है, हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइम लगता है ना, एक चैप्टर लंबा है, एक चैप्टर छोटा है, एक तुम्हें नहीं आता, एक तुम्हें आता है। सो उस हिसाब से एनालाइज करके करो कि एक वीक चीज कर ली तो उसको 2 घंटे दे दो 1 घंटे की जगह, अगर कोई ईजी है तो उसको 1 घंटा दे दो। बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसेंटली अभी मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, सेम एज एवर करके, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग एकदम सही से तो कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने 3 महीने में ये करूंगा ये करूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आपको पता ही नहीं है। बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जो एग्जाम से 2 हफ्ते पहले बोलते हैं कि मुझे तो यही नहीं मालूम है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कितने चैप्टर बचे हुए हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पढ़ाई कैसे करना है। तो इन चीज़ों पर काम करिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा अपने हाई होप्स रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे 6-6 महीने का टाइम टेबल बनाते हैं, फिर पूरा नहीं होता है तो बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। ये गलती आप मत करो। और ऋषिता ने इसको पहले आंसर करा, लेकिन मैं फिर से पॉइंट लाना चाहूँगा। इंटरव्यू लेने से पहले जब मेरी ऋषिता से बात हो रही थी, इन्होंने इतने अच्छा काम करके रखा हुआ था कि व्हाट्सएप पर इन्होंने खुद को मैसेज करे हुए हैं। और ऋषिता, आप अकेली नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये चीज़ करते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं खुद का अकेले का, और उसमें मैसेज करते हैं कि आज ये करना है वो करना है, खुद से बातें करते हैं। तो इसमें आप और बताओ मुझे क्या फ़ायदा मिला ये करने से आपको? ये करने से वीक पॉइंट्स पता लगते हैं, एंड स्पेसिफिकली यू आर एबल टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। कई लोग बस काम करते रहते हैं एंड उनको इधर का नहीं पता होता, उधर का नहीं पता होता। एक चीज पे फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इनर सेल्फ। खुद से बातें करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना एक ग्रुप बनाओ, उसके ऊपर अपने आप से बातें करो कि आज मैंने ये करा, सो वेरी गुड। लाइक अपनी प्रेस करो, एंड अगर तुमने कुछ नहीं भी करा तो से लाइक अपने आप को ही डांटो कि आज नहीं करा ना, कल करना है याद से। जैसे आज मेरा हिस्ट्री का मन नहीं हुआ तो आज नहीं कर पाई मैं, पर कल जरूर करूंगी। सो अपने आप को ऐसे बोलना, एंड ऑल्सो एक ही दिन पहले ना उसी टाइम अलॉट भी कर लेती थी अपने आप को कि उसी चीज को मैं इंक्लूड कर देती थी कि मैंने कल करनी है, अगर मैं आज नहीं कर पाई तो ट्रैक रहता है चीजों का। यू कैन जस्ट गो बैक, स्क्रोल डाउन, एंड तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हारा कितना हुआ, कैसे कैसे तुमने करा। एंड जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाता है ना, व्हेन यू गो टू दैट ग्रुप, यू सी कि तुमने रोज क्या क्या करा है, इट बिकम्स लाइक अ डायरी फॉर यू। सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा या फिर काउंटर करेगा या फिर प्रेस करेगा, बट खुद को भी याद तुम कर सकते हो। ठीक है, इट विल वर्क द सेम फॉर इट, एंड यू विल लाफ एक्चुअली जब तुम बाद में उसको पढ़ोगे। जी। सो और मेरे हिसाब से आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपको इतने अच्छे से नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हो। और मुझे भी इससे एक इंसिडेंट याद है। मैं मतलब ये करता हूँ फॉलो। जैसे अगर मुझे कभी सुबह जल्दी उठना रहता है और मैं सफ़र करता हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ, जैसे सुबह स्नूज बटन दबा दिया कुछ, तो जब 1-2 दिन लगातार ये चीज़ हो जाती है ना, तो फिर मैं सोने से पहले खुद से बोलकर सोता हूँ कि बेटा अगर कल सुबह भी अब तुम नहीं उठे ना, तो तुम अपनी इतनी सी भी इज्जत नहीं करते हो, ये याद रखना। और ये बोलकर सो जाता हूँ सुबह ना, फिर आपको वो एक इज्जत वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है कि अब आज अगर नहीं उठे तो मतलब भाई इज्जत नहीं है खुद की। तो काम करती है चीज़ें, और बाद में फिर आप हंसते हो। सही बात है। अब ऋषिता, आखिरी के बस कुछ क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला तो ये है कि आपकी क्लास में आपने खुद नोटिस करा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, और स्कूल में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम और सीयूटी उनका इतना अच्छा नहीं गया होगा। बहुत बच्चों के साथ ही हो जाता है। तो आपने कुछ नोटिस करा कि मतलब क्या ऐसा एक डिफरेंस है टॉपर्स में और बाकी लोगों में, जो मतलब इतना बड़ा एक डिफरेंस लेकर आ जाता है रिजल्ट में? एनसीईआरटी थ्रू आउटली नहीं पढ़ी। पूरा साल होता है, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें जरूर इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर तुम्हें पूरा गोल चाहिए ना, वो तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट में एनसीईआरटी करो, एट द एंड जाके इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो। आई हैव हैड अ फ्रेंड जिसको मतलब पूरा जिस तो आता था चैप्टर का, बट उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, एंड आई ऑब्जर्व कि उसका सीयूटी इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि सीयूटी के अंदर से डीप क्वेश्चंस निकलता है, स्पेशली अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री तो क्योंकि बड़ी है, बच्चे बोर हो जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते। मोस्ट ऑफ द मैंने ये नोटिस करा कि लेंथी चैप्टर्स है तो उसको स्किप कर देते हैं। पर आई विल रेकमेंड कि एक बार तो प्लीज जरूर पढ़ो, एंड जितने भी 1 मार्कर्स के पढ़ते हैं उनको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। वो एट द एंड में जाकर बहुत काम आएंगे, एंड एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि तुमने एनसीईआरटी एक बार तो पढ़ी है, विच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर सीयूटी। एनसीयूटी की तैयारी करते करते बोर्ड्स की तो तैयारी हो ही जाती है, सो वन शुड बी वेरी चिल अबाउट इट।
ठीक है, वही मैंने आपको वीडियो में भी कहा था, नो स्किप पॉलिसी। ये मत करो कि अरे बाद में करेंगे, बाद में कभी नहीं होता है, करो, मेहनत लग रही है बट निपटाओ, क्योंकि फिर उसी लाइन से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, फिर नहीं बनेगा, दिक्कत होती है, तो कोई मतलब नहीं है। और सीयूटी प्रिपरेशन सिलेबस सेम है, तो आप स्टार्टिंग से ही अगर अच्छे से एनसीईआरटी कर रहे हो तो सीयूटी आपको बहुत आसान लगेगा। आपको ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जिनका 12th का रिजल्ट मतलब बहुत ही अच्छा आया और सीयूटी में वो कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता है, सिलेबस सेम है, तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है। और इस सीयूटी की बात ही कर रहे हैं तो ऋषिता, आपका एक्सपीरियंस कैसा था सीयूटी एग्जाम का? कैसे गए आपके एग्जाम और आपने क्या सीखा एग्जाम से, और आगे आपके क्या प्लान से? मैंने सीखा है कि डीप ब्रेथ लो, एंग्जाइटी मत लो, क्योंकि मेरे हाथ कहाँ पर ऐसे मार्क करते थे, मैंने एक गलत ही आंसर कर दिया उस चक्कर में। सो टेक अ डीप ब्रेथ, एग्जाम से पहले पानी पियो, आराम से बैठो, एंड इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो मैं एक सीयूटी के बारे में बोलूँगा कि सीयूटी इज अ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड एग्जाम। PYQs can help you, but they are not the rampart for CUT, क्योंकि they are always trying new things. So PYQs ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, बट उनको फॉर द ग्रांटेड ना लेकर चलो कि यही ऐसा ही बनेगा पेपर, क्योंकि दे आर ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स। बट फॉर वर्ड्स आई विल से कि PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू, जैसे भक्ति सुप्री का चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेंथी है, मेरे को वो सही में होता नहीं था, तो मैंने ये उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये करा कि मैंने PYQs उसके सारे करे। PYQs में बार बार करते थे उसके, क्योंकि बोर्ड्स के लिए PYQs से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड फॉर CUT एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम NCERT। करना ही तो पड़ेगा। PYQs के ऊपर तो इतना नहीं करना है CUT के लिए, देखना है, पर पूरा फॉर द ग्राफिक लेकर चलना है। ऑन दी अदर हैंड बोर्ड्स के लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा, भैया आपकी एमसीक्यू सीरीज से इतने सारे क्वेश्चन सीयूटी में आ गए, कैसे आ गए, आपको कैसे पेपर मालूम था? सबको मैं ये रिप्लाई करता हूँ, पेपर वगैरह नहीं मालूम था, आपकी एनसीईआरटी से हमने बनाए क्वेश्चंस, हमने कोशिश करी कि पूरी एनसीईआरटी को हम निचोड़ दें आपके लिए। तो जब हम पूरी एनसीईआरटी आपको करवा रहे हैं तो क्वेश्चन उससे तो आएंगे ही, तो स्मार्ट वर्क करो, आपको एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऋषिता, बस आखिरी के 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक क्वेश्चन तो मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैंने लिखा वगैरह नहीं था, आपका इंटरव्यू से मुझे इतना तो मालूम था कि आप मेरी तरह इंट्रोवर्ट हैं, तो ये भी बहुत कॉमन बात है कि ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, इंट्रोस्पेक्शन आपकी लाइफ का बहुत कॉमन पार्ट होगा, कुछ नया आपके लिए इनमें होगा नहीं। तो इनसे आप कैसे डील करती हैं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, और क्या सीखती हैं आप? क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट ज़्यादा लोगों से हमारी बात नहीं होती है, तो हम खुद के बारे में बहुत सोचते हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन तो हमारा होता ही रहता है। तो क्या आपने रिसेंटली कुछ सीखा हो अपने बारे में और आप शेयर करना चाहती हैं बच्चों से? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मैनेज स्ट्रेस इज टू टेक लेस बर्डन। पहले तो अपने आप के साथ इतना एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपने साथ काइंड रहो, जेंटल रहो एज मच एज पॉसिबल। लाइक अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो यू वॉन्ट बी वेरी वेरी क्रूअल टू देम, सो अपने आप से भी अच्छे से रहो, एंड अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो टाइम, क्योंकि तुम चले जाओगे कुछ ही टाइम में, एंड 2 महीने में मैं भी जाने वाली हूँ। सो आई जस्ट थिंक अबाउट कि मैंने 1 साल अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, सो आई फील लाइक कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपने पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करी है, डू समथिंग विच यू एब्सोल्युटली लव। Maybe it can be a one episode of Netflix series, it can be anything which actually rewards you, and बस जब सोने जा रहे हो तो दिमाग खाली करके जाओ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड मेडिटेशन इज वेरी वेरी हेल्प, लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्लीश है, बट इट एक्चुअली वर्क्स। नहीं करता है काम। एंड डीप ब्रेथ बहुत ज़्यादा वो है जब व्हेन इट कम्स टू लाइक एंजाइटी की बात आती है। तो लास्ट में अगर आज का दिन चला भी गया, यू कांट एक्चुअली चेंज इट, ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि आज का चला गया तो चला गया, बट कल आई विल डू बेटर। राइट अबाउट इट इन योर डायरी एंड डू एनीथिंग, मतलब बस अपना एक नोट बना लो कि आज का नहीं गया तो इट इज कम्प्लीटली ओके, कल अच्छा चला जाए। यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ अप कि यार क्या कर दिया क्या कर दिया, ठीक है, एंड जस्ट बी एज काइंड एज पॉसिबल टू योर सेल्फ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषिता, जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कंपैरिजन के बारे में भी मुझे कुछ बताया था, तो उसमें भी अपने पॉइंट जरूर से आप शेयर करिए। ओके, तो हम सोशल मीडिया देखते हैं, इट इज पिक्चर परफेक्ट, इट इज जो हम फोटोज खींचते हैं दे आर नॉर्मली टेकन जब हमको फील होता है वी आर एट द परफेक्ट स्टेज ऑफ अवर लाइफ। सो सेम गोज विद एवरीबडी। In fact, in my experience, I used to compare myself from rest of the people I used to see on Instagram, and which made me very very insecure myself. So one tip is to, like, when I talk about ki be kind to yourself, it is to stop comparing yourself to anybody you see on Instagram, social media, and so just have faith in yourself. You are gonna do good. अगर तुम्हारे अभी 90 आता है, don't worry, तुम्हारे बाद में अच्छा आ जाएंगे if you really put in the hard work and smart work. So stop comparing yourself. Be it your body, be it your scores, be it anything, your own family.
I've seen people comparing their own family status, financial status as well. That is very, very stupid. Don't do that. Actually, you have to take in the grind and work in order to change. Take motivation and don't degrade yourself. Don't defame yourself. It is a very, very important thing. अगर आप आज का इंटरव्यू अच्छे से देख रहे हैं तो इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइक मुझे तो मिल रहा है ऋषिता से बात करके, कितने इंपॉर्टेंट लेसन कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, खुद को अच्छे से ट्रीट करना है। सेकंड, सारी चीज़ टेम्प्रेरी है, तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें अभी आपके पास है जो शायद लंबे समय तक नहीं रहेंगी, तो आप थोड़ा सा ग्रेटफुल रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और आखिरी में ये भी कि आपको मेडिटेशन करना है। अभी मैं थोड़ा सा लकी फील कर रहा हूँ, 2 दिन से मैं जिनके भी इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं उनसे बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। लाइक अभी मैं रिसेंटली बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने मुझे यही सजेशन दिया था कि भाई वैसे ही लाइफ में सब कुछ बेकार चल रहा है तो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने लाइन से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करा था, बहुत अंतर आता है। लाइक एंजाइटी वगैरह एकदम कम होती है, और कम नहीं भी होती है ना तो आप डील कर पाते हो उससे। एकदम से आपको एंजाइटी अटैक आता है, आप कुछ नहीं कर पाते। मतलब मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा भागो, एडमिट हो जाओ, क्या करो, कुछ समझ में नहीं आता है। बट जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो पहले से तो फिर कर लेते हो। और आखिरी क्वेश्चन में जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, ऋषिता जैसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आपको हमारे द ट्विन ब्रोस कॉलेज वाले ग्रुप में मिलेंगे, आप ज्वाइन करो। अगर आप बुक्स रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड कुछ भी बात करना चाहते हो, हमारे ग्रुप हमेशा ओपन रहते हैं, तो आप लोग बात कर सकते हो। अब मेरा ऋषिता इस इंटरव्यू को एंड करने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अब आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं बच्चों को। टॉपर्स जब बच्चों को कुछ बोलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो आप बोल दीजिए आखिरी में जो आपको बोलना हो। So मैंने पहले ही बोल दिया कि be as kind as possible to you. But before going, I will share the most efficient trick if you want. Like it is the most efficient trick, especially for political science. कि मैं क्या करती थी, टाइमलाइन बना लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, देयर हैविंग अ लॉट ऑफ डेट्स, तो अगर बैक ऑफ द चैप्टर पे जाओगे तो यू विल सी कि वहाँ पर नागालैंड, मिजोरम की भी बात कर रखी है, विच यू सी आगे चैप्टर, ठीक है। तो यू शुड लर्न हाउ टू कनेक्ट द चैप्टर्स। लाइक 1947 में अगर इंडिपेंडेंस के साथ साथ हर एक चैप्टर में क्या क्या इवेंट हो रहा है वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। जैसे कि मार्च 1947 में जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, सो वो भी 1947 में हुई थी, तो आपको सारे इवेंट्स हर एक चैप्टर से कनेक्ट कर चलना है। आई कैन इवन सेंड यू अ फोटो इफ यू वांट, सो दैट मैं डाल दूंगा एडिट में, आप भेज देना मुझे। एग्जैक्टली। सो एज यू डू दिस, यू विल सी कि यू आर एबल टू डू 3 चैप्टर एक के साथ। यू कैन डू होल बुक कि एक, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1947 में इसमें भी ये हो रहा है, उसमें भी ये हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो उसमें ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन ऑर्डर टू ईज आउट कंफ्यूजन। मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी कि ये तब भी हो रहा है, ये अब भी हो रहा है, बहुत ज्यादा डेट्स होती थी, तो निचोड़ मिल जाता है उस टाइम एंड बहुत ज्यादा सही लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली। एंड हिस्ट्री के लिए ये है कि सोर्सेज जो होते हैं, जो बॉक्सेस होता है, तुमको वो पढ़ना है एंड 1 मिनट अपने आप से पूछना है। लाइक तुम जो भी हिस्ट्री का पढ़ रहे हो ना, एक बार पढ़कर अपने आप से पूछो कि ये इसका निचोड़ क्या है, एंड देन गो टू द वीडियो। यू विल बी एबल टू क्रिटिकली एनालाइज कि तुमने कितना सही सोचा, कितना गलत सोचा उसके बारे में। तो 1 सप्ताह आराम से करो, यू विल बी एबल टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग, जो अगर तुम्हारे कॉलेज में काम आएगी। एंड एज वेल एज यू विल बी एबल टू नो कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा था एंड कहाँ तुमसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर चूक हो गई। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करी थी एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ पॉइंट कि मैं इनको कब बोलूँ, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर्क लाइक चार्म। बहुत इंपॉर्टेंट है और सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज कैसा फील कर रहे थे, फिर मुझे बताओ 4 दिन पहले कैसा फील कर रहे थे, फिर बीच में कैसा कर रहे थे, आपको समझ नहीं आएगा। वो एक सीक्वेंस में पढ़ाई करो तब समझ में आता है कि अच्छा 1947 में ये हुआ। और ऐसे में ना अगर आप सीक्वेंस में पढ़ाई करते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, आप कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा पास्ट में ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। और एग्जाम में भी ना फिर आप कन्फ्यूजन में नहीं जाते, नहीं तो बहुत सारे बच्चे डेट्स वगैरह में कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ऋषिता, आज बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली होगी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बिल्कुल मतलब मज़ा आ गया। आज इंटरव्यू लेके मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, और मैं इसको बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आई होप बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आई गॉट दिस चांस टुडे। थैंक यू सो मच गुरु भैया एंड योर टीम। आई होप आपको सीरीज की ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऊपर एंड स्क्रीन पर क्लिक कर आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।